हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग लॉ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में प्रॉपर कि भाई बैंक कहाँ से आया, क्या है बैंक। सो एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड हिस्ट्री इन इंडिया सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सो बहुत इजी है। बैंकिंग प्रैक्टिस ट्रेस्ड बैक टू द एनिशिएंट पीरियड इन्वॉल्विंग इंडिजियस मनी लेंडर्स। ठीक, तो हमें पहले बेसिकली क्या होता था, आप लोग जमींदारों के पास जाया करते थे, उनसे पैसे लेते थे, सेठ हुआ करते थे, श्रॉफ्स हुआ करते थे, साहूकार होते थे, महाजन होते थे, इनसे आप पैसे लिया करते थे एक तरीके से। ठीक, तो ये दिखता था कि यार और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया करते थे। तो इस तरीके से आया यार कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। और हंडीज जैसे होते थे कि ट्रेडिशनल इंडियन बिल ऑफ एक्सचेंज होते थे कि इसका पैसा इसको दे दियो, ठीक है, मेरे को ये देना है, मतलब ऑर्डर दिया जाता है कि तूने मुझे जो पैसा देना है ना, तो तू एक काम करना, इसको सेम वही बिल ऑफ एक्सचेंज वाली बात की, अब इसको ऑर्डर देना कि भाई इसको दे देना। ए ने बी को बोला कि सी को दे देना, यही सब चीजें थी तो पहले जो चला करती थी। ठीक, फिर उसके ये एनिशियंट टाइम की बात है, फिर ब्रिटिश एरा आया, तो यूरोपियन बैंक्स जो थे वो आ गए, जैसे कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ये डेट्स याद करनी यार बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंक स्टैब्लिश हो गए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये सब फिर एक मर्ज होके बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज कहते हो। ये कब बना, ये चीजें याद करनी है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां से ये सब आया। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुल गया, फिर ये नेशनलाइज हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंट्रोड्यूस होने लगी नई नई चीजें, फिर उसके अंदर ही नए नए रिफॉर्म्स वो करते गए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही रिफॉर्म्स लाने लगे। फिर नेशनलाइज हो गए तो हम लोग, फिर क्या हुआ, मेजर बैंक्स ओपन हुए इस समय से इस समय के बीच में। सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने लगे, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन हो गई, डेवलपमेंट, डिजिटल बैंकिंग आ गई। अब तो आप देख सकते हो डिजिट पेटीएम, गूगल पे, ये सब भी आ चुका है, वहीं पैसे डालो है ना, वहां से वहां ट्रांसफर कर लो, कितना आसान हो गया है। तो यार ये आपको इसी तरीके से लिखना है। अब आप कहोगे कि यार ये डेट्स तो याद करनी नामुमकिन है, तो मैं नहीं कर सकता। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड इट, बट कोई बात नहीं, आप नाम नाम लिख देना। नाम इन दी सेंस आप सिंपल लिखना कि यूरोपियन बैंक्स आए, जैसे कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। नाम नाम, डेट्स रहने देना, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो यार और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो। अब आते हैं आगे बैंक नेशनलाइजेशन पे कि क्या था ये। सो मेजर इवेंट इन इंडिया, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री इनिशिएटेड इन टू फेजेस, दो फेजेस में हुई, पहला फर्स्ट फेज, सेकंड फेज। फर्स्ट में 14 मेजर बैंक्स नेशनलाइज हुए और एडिशनली 6 हुए फिर उसके बाद सेकंड फेज में। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या था इन्हें नेशनलाइज करने का, कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, अपना खुद का दिमाग लगाओ। अगर बैंक, रट्टा नहीं मारेंगे आज, दिमाग लगाएंगे। अगर बैंक खुलेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। क्या होगा, रूरल एरिया जो है वो बहुत, रूरल एरिया जो है वो कहीं ना कहीं सेमी अर्बन में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, उन्हें फायदा होने लगेगा। एग्रीकल्चर के लिए जो लोग क्रेडिट लेते हैं जा जाके जमींदारों के पास, वो रहना तो मतलब उतना तक क्रेडिट भरते हैं, इतना इंटरेस्ट देते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है ना। तो अब ये थोड़ा आसान हो जाएगा वीकर सेक्शन के लोगों के लिए। ठीक, और बहुत आसान हो जाएगा ब्रेक कंट्रोल ऑफ बैंक्स बाय इन फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेज। चलो, इसके अलावा भी बात करते हैं, लोग अपने घर के लिए लोन लेते हैं, वो इजी हो जाएगा। ठीक है, इतना इतना इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, अपना घर लोग इजीली बना पाएंगे, एजुकेशन इजीली हो पाएगी जो बच्चे करना चाहते हैं, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। कितनी सुसाइड्स देखने को मिलती हैं, वो होनी रुक जाएंगी। ठीक है, खुद से भी पॉइंट्स लिख सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको लिखता है कि बैंक खुलने का आपकी नजर में ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यह आपकी सोच है, आपको क्या लगता है क्यों उसे नेशनलाइज किया गया, खुद से लिख दो, जरूरी नहीं है सेम टू सेम लिखना है। ठीक, सोशल कंट्रोल ओवर बैंकिंग, अब क्या क्या था कॉन्सेप्ट, ये इमर्ज हुआ इस समय में। सो बेसिकली इसे फुल नेशनलाइज करने का सोचा कि हम ये चाहते थे कि ये जितनी भी सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो अच्छे से होने लग जाए, और बैंक भी उसे सपोर्ट कर रहा था। गवर्नमेंट चाहती थी कहीं ना कहीं कि लोगों का भला हो, लोगों को कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, सोशली स्पेशली। ठीक है, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए, कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए ही तो हो रहा था ना। उन लोगों के लिए जो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो अपने घर नहीं बना पा रहे थे, एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। ठीक, अब टाइप्स ऑफ बैंक एंड देयर रोल्स एंड फंक्शंस, अब इसमें क्या क्या है। पहला आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में क्या क्या होता है, प्राइमरी रोल, एक्सेप्ट डिपॉजिट, ग्रांट्स, लोन और फैसिलिटेट पेमेंट्स। ठीक है, याद करना पड़ेगा। अब क्या क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स। इसमें ये नाम हो गए तुम्हारे। ठीक है, ये तुम्हें याद करने हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, क्रेडिट एक्सटेंशन, लोन वगैरह देना, पेमेंट सर्विसेज करनी, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर कर देने। ठीक है, याद करने वाली चीजें। टाइप ऑफ बैंक्स एंड देयर रोल्स एंड फंक्शन, एक होता है, अब इसमें क्या है दूसरा, इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। ये कब आया, इसी समय में आया। ये क्या है, ये जॉइंटली एक तरीके से क्या हुआ, जॉइंटली ऑन बाय सेंट्रल और स्टेट, दोनों को मतलब मिला के प्रोवाइड क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, रूरल आर्टिशियंस और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। फंक्शंस ऑफ आरआरबी, इसमें क्या है,
अब इसके क्या क्या फंक्शन है, वही सेम फंक्शन कहीं ना कहीं, एग्रीकल्चर वो करना, रूरल एरिया को फायदा देना, बैंकिंग सर्विसेज बढ़ाना इन जगहों पे। ऑब्वियसली जब रूरल गाँव के एरिया में खुल रहा है तो गाँव का ही भला करेगा ना यार वो, और किसका भला करेगा। इसके अंदर ही, इसी के अंदर आता है तीसरा, कोऑपरेटिव बैंक्स। अब इसमें क्या है, कौन कौन से खुले, अर्बन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। अब ये किसके भले के लिए होंगे कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे दें इन लोगों को हम, फाइनेंशियल इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाएं इनकी ज़िंदगियों में जाके, इनको टेंशन कम हो, ताकि डेवलपमेंट बैंक खुले, नाबार्ड, ये सब जो बैंक्स हैं ये खुले। इनका भी यही था कि यहाँ लॉन्ग टर्म देने की सोची थी, अच्छा डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाए, ग्रोथ अच्छी हो जाए, ठीक। सो बेसिकली इसके बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर अब हम पढ़ेंगे, इनकी क्या राइट्स और ड्यूटी अगर बैंकर और कस्टमर के बीच में होता है तो। सबसे पहले, बैंकर एंड कस्टमर रिलेशन फंडामेंटल कॉन्ट्रैक्चुअल, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस और राइट्स होते हैं कुछ उनके ऊपर, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर होता है वो, सबसे मतलब ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट तो नंबर 1 पे है कि कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहा है वो, ठीक। सिंपल बात पढ़ते हैं, इनके राइट्स और ड्यूटीज देखते हैं। पहला होता है राइट टू लियन, ठीक। मतलब लियन का मतलब समझते ही हैं आप, सब ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा कि रिटेन कस्टमर असेट अंटिल डेप्ट क्लियर्ड, जब तक आप नहीं वो डेट क्लियर करोगे हम आपका जितना भी सामान है वो उठा लेंगे। सेट ऑफ, ठीक है, एडजस्ट क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस अक्रॉस द अकाउंट, अब एडजस्ट करेंगे कि जो भी आपका बनता है पैसा ताकि हमारे पास आ जाए। सेट ऑफ मतलब एक अकाउंट में आपका ज़्यादा पैसा है, एक अकाउंट में आपका कम पैसा है, बट यहाँ पर इस ज़्यादा वाले से निकाल के हम इसमें डाल देंगे ताकि आपने जो लोन दिया है वो दिखा पाए कि हाँ भाई क्लियर हो गया, एडजस्ट कर लेंगे एक तरीके से। राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन वो लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। अब बैंकर की क्या ड्यूटी है इसमें, बैंकर की ड्यूटी ये है कि कुछ वो डिस्क्लोज नहीं करेगा उसकी अकाउंट की डिटेल, इफ सफिशिएंट फंड अवेलेबल कंडीशंस मेट, वही चेक उसका काम है कि वो चेक को ऑनर करे, डिसऑनर ना करें अगर सारे फंड्स प्रॉपरली उसमें है रखे हुए तो, मेंटेन करें एक अच्छी ड्यूटी, अच्छा सारा कुछ अपडेट करके रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसको, ठीक। अकाउंट स्टेटमेंट टाइम टू टाइम देता रहे, उसको बताता रहे। इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द कस्टमर। अब राइट, वो टाइम से डिपॉजिट करे पैसा जो उसे करना है, जो भी अमाउंट का है, ठीक। अपनी स्टेटमेंट टाइम से लेते रहे, होता है ना स्टेटमेंट्स होती हैं वो टाइम से लेता रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी वो भी मेंटेन करे अपने डेटा की। अब उसकी ये जो उसके राइट्स हैं वही उसकी कहीं ना कहीं ड्यूटी है कि एडुकेट बैलेंस रखें, टाइम से लोन पे करें, नोटिफाई करें बैंक को, ठीक, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना राइट्स और ड्यूटीज में, देखो खुद दिमाग लगाओ, जो राइट है एक इंसान का कि उसको वो चाहिए, तो उस राइट को पाने के लिए उसको वो ड्यूटी भी तो फुलफिल करनी होगी ना। अगर उसका राइट है कि उसका चेक जो है वो बाउंस ना किया जाए तो वो उसकी ड्यूटी है कि वो बैंक में सफिशिएंट फंड रखे, समझ रहे हो। तो एक तरीके से इसको एक्टिव पैसिव में लिखना है आप लोगों ने, ठीक। आप अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियली प्रोटेक्ट रखो, ठीक। तो ये आपकी क्या है, ये आपका राइट है, आप चाहते हो ना कि आपका सारा डाटा प्रोटेक्ट रहे, तो उसके लिए आपको आपकी ड्यूटी क्या है कि वो आप शेयर ना करो कोई ओटीपी, ठीक है, आप अपनी चीजें किसी और को मत दो। तो ये आपकी ड्यूटी है, तो इसे आप अपनी तरफ से भी दिमाग से लिख सकते हो। मैं सच बताऊं, ये वाली यूनिट ना कहने वाली बात है, सब दिमाग से लिखने वाली चीजें हैं, इसमें कुछ वो नहीं है कि आपको खुद खुद याद करना है। आप एक रीडिंग मारोगे इसकी, पॉज करके एक एक को लिख के देखोगे, हल्का सा हो जाएगा। लिख के भी क्या देखना है, इसको बस रीड कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट्स ले लो इनके, ठीक। बहुत इजी है ये, आराम से हो जाएगा। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फीडबैक देना भी, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर टुडे, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।